हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम देव दीक्षित है। मैं 2016 बैच पीएससी से पास आउट हूँ। आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो बार बार सारी तरह के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पंचायत राज। पंचायत राज दो तरह से इसमें प्रावधान है। पहला प्रावधान तो वो जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सीधे हमारे संविधान में कर दिए गए हैं, और दूसरा उस संविधान में कुछ प्रावधान राज्य को अपनी सुविधा के हिसाब से करने के लिए लिख दिए गए हैं, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज अधिनियम और पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 मध्य प्रदेश सरकार ने लागू किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। मैं स्टार्ट करता हूँ। जन भागीदारी क्या होती? जन भागीदारी मतलब किसी भी काम में जनता का पार्टिसिपेशन। दूसरा, शासन में जन भागीदारी। जो शासन चलता है केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, कोई भी जो शासन करता है तो सरकार ये सोच रही है कि इसमें भी जनता का सीधा प्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाए, भागीदारी हो जाए, ताकि जनता क्या चाहती है इसका ज़्यादा अच्छा अनुपालन किया जा सके। स्थानीय स्वशासन मतलब किसी क्षेत्र विशेष के लिए वहीं के लोगों द्वारा ऐसा शासन जो अपनी आवश्यकता के अनुसार चलाया जा सके, उसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य है किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े में बांटना, और लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण मतलब, जब लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नीचे जाएं तो वो ये चाहते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे भी कोई बन जाए जिसको बोलते हैं सरपंच। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने के लिए या शक्तियों का निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए सरकार के दिमाग में जो स्कीम चल रही थी या जो कवायद चल रही थी, उसी का नाम होता पंचायत राज। तो ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्वशासन भारत में पुराना नया है, पुराना पहले से चोलों की शासनकाल की प्रमुख विशेषता भी रही है। इसके बाद ये लगातार चलते रहा। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता, क्योंकि उसने 1882 में 1882 में इसे मद्रास में लागू करने का प्रयास किया था। तो फिर आज़ादी के बाद क्या हुआ वो देख लेते हैं। आज़ादी के बाद क्या हुआ? अनुच्छेद 40 में संविधान में इसको जगह दी गई कि ग्राम पंचायतें होंगी। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत था ये, पर अम्बेडकर जी इसके थोड़े से क्या थे, विरोध में थे। तो हम देखते हैं कि जब ये डीपीएसपी का हिस्सा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व राज्य के, उसका हिस्सा था, तो आप जानते हैं कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्य के ऊपर अनिवार्यतः लागू नहीं होते। यानी राज्य चाहे तो इस आर्टिकल 40 को माने, चाहे तो आर्टिकल 40 को ना माने। तो अब इसमें क्या हुआ कि कई लोगों ने पंचायतों का चुनाव नहीं करवाया, पंचायतों की नियुक्ति नहीं करी, पर फाइनली 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायत स्थापित की, और उसको देख के कई राज्यों में पंचायतों का गठन हुआ। परंतु फिर भी ये पंचायतों की इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करते रहा कि वे पंचायतों का चुनाव करवाएं कि नहीं, या कब कब करवाएं, कैसी कैसी पंचायतों की कितने स्तर की होंगी। तो ये एक तरफ ये चलते रहा। दूसरी तरफ सरकार ये कवायद करती रही कि विभिन्न समितियां सरकार नियुक्त करती रही और उनसे रिपोर्ट मांगती रही कि क्या पंचायतों का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें एक समिति 1957 में जिसने रिपोर्ट दी थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। उसने कहा कि पंचायत होनी चाहिए और ये 3 स्तर पर होना चाहिए, एक ग्राम पंचायत पे, एक ब्लॉक स्तर में जनपद पंचायत, और एक जिला स्तर पर जिला पंचायत। ऐसी 1977 में अशोक मेहता समिति बनी और उसने 2 स्तरीय पंचायत का होने बोला, एक ग्राम पंचायत में, एक जिला पंचायत में। 1986 में राव समिति बनी। 1986 में एक और समिति ने अपनी रिपोर्ट बनी जिसमें ML सिंघवी समिति हम जिसको कहते हैं। इस समिति ने एक विशेष प्रावधान रखा। उसने कहा कि त्रिस्तरीय तो होना ही चाहिए, पर साथ साथ इसको संवैधानिक दर्जा भी दिया जाना चाहिए। मतलब इसका उल्लेख किसमें कर देना चाहिए? संविधान में। और इसको अनिवार्य करना चाहिए, ना कि स्वैच्छिक। पीके थुंगन समिति और गाडगिल समिति ने भी थोड़ा ऐसे ही मिलता जुलता क्या किया, अपनी रिपोर्ट दी। और फाइनली फिर क्या हुआ, राजीव गांधी सरकार ने पहली बार ये प्रयास किया कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, परंतु उनका प्रयास क्या हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर क्या हुआ, राव सरकार यानी बीपी राव की सरकार जो थी, नरसिम्हा राव की सरकार जो थी, उसमें उन्होंने क्या किया, 1992 में 73वां संविधान संशोधन करके इसे क्या कर दिया, संवैधानिक दर्जा दे दिया, और 24 अप्रैल 1993 को उसको लागू कर दिया। इसलिए हम 24 अप्रैल को क्या करते हैं, पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि 24 अप्रैल 1993 से पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब इस संवैधानिक दर्जा में क्या क्या मिला संविधान में, वो देख लेते हैं। आप उम्मीद करें वीडियो में अगर लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको पूरा बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। और दूसरा, आपको मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए वो भी आपको समझ में जाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रावधान क्या है, जो मैं संविधान में क्या क्या प्रावधान, पहले वो बताऊंगा।
पंचायतों को अब संवैधानिक दर्जा मिल गया, इनका होना मतलब अनिवार्य हो गया। संविधान में भाग 9 अनुसूची नंबर 11 और अनुच्छेद 243 जोड़े गए। अनुच्छेद 243 में पंचायत के लिए अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए। संविधान में ये लिख दिया गया कि त्रिस्तरीय होंगी ग्राम पंचायत जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर, परंतु वे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उनमें 2 स्तरीय हो सकती है। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत में और जिला पंचायत में। पर अभी लगभग सभी राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से ज़्यादा हो गई, इसलिए अब ये 3 स्तरीय सभी जगह मिलेगी। संविधान में संशोधन करके ये भी लिखा 9वें भाग में अनुसूची 11 में कि जितने भी पद पंचायत में भरे जाएंगे उनमें से कम 1/3 पद सभी स्तरों पर किसके लिए होंगे? महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी सरपंच भी 1/3 महिला होंगी, पंच भी 1/3 महिला होंगी, जनपद या जिला पंचायत के सदस्य भी 1/3 महिला होंगे और इनके दोनों के अध्यक्ष भी क्या होंगी? कम से कम 1/3 महिला होंगी। सिंपल समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही ST ST के लिए भी, SC ST के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण रखा गया। मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जितनी जनसंख्या जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है वहाँ पर है, तो उस क्षेत्र में उतनी सीट क्या होंगी? उन जातियों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। जैसे किसी ग्राम पंचायत में 1000 व्यक्ति हैं और उसमें से 200 व्यक्ति ST के हैं और वहाँ कुल 10 पंच लड़ने वाले, तो 2 पंच क्या हो जाएंगे? ST के लिए 2 पंच के पद आरक्षित हो जाएंगे। ऐसे ही जनपद स्तर पर पूरे जनपद में जितनी भी सीटें जनपद सदस्य की है, मान लो 25 जनपद सदस्य की सीट है और जनपद की कुल जनसंख्या का 20% ST का है, यानी कि 5 सीट किसके लिए आरक्षित हो जाएगी? ST के लिए, जनपद सदस्य के लिए। ऐसे ही जनपद अध्यक्ष के लिए हो जाएगी, ऐसे ही जिला पंचायत सदस्य की और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षित सीटें हो जाएंगी महिलाओं के और SC ST के लिए। ये प्रावधान किस में कर दिए? मूल संविधान में कर दिए, जोड़ दिए गए। कार्यकाल क्या होगा? तो कार्यकाल भी सीधा सीधा किसने बता दिया कि सभी पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा और चुनाव क्या होगा? कार्यकाल समाप्त होने से पहले कर लिए जाएंगे। और यदि किसी परिस्थिति में कोई पंचायत विघटित हो जाती है तो विघटन के 6 माह के अंदर उसके चुनाव कर लिया जाएगा, परंतु ये चुनाव जितने बचा कार्यकाल है उसके लिए मान्य होगा। यानी कोई पंचायत 2 साल चली और 2 साल के बाद वो विघटित हो गई, तो जो नया 6 महीने के अंदर चुनाव होगा वो आने वाले 3 वर्षों के लिए होगा, ना कि 5 वर्षों के लिए। 5 वर्ष वाला फिर दोबारा होगा। ये भी प्रावधान किया गया कि एक राज्य चुनाव आयोग होगा जो क्या करेगा? चुनाव करवाएगा, जिसका अनुच्छेद 243 के में उल्लेख किया गया। परंतु उसमें ये बोला कि इस राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति, उसकी सेवा शर्तें, उसको वेतन भत्ता, उसकी योग्यता सब कौन तय कर सकता है? राज्य तय कर सकता है विधि द्वारा। विधि द्वारा मतलब अपनी विधानमंडल में कोई प्रस्ताव पारित करके या कानून बनाकर तय कर सकता है, परंतु उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा और उसको हटाने की प्रक्रिया, जैसे हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होगी वह होगी। ये 2 चीज़ कहाँ लिख दी गई? मूल संविधान में ही एडिट करके या संशोधन करके लिख दी गई। मतलब आप नियुक्त तो कर सकते हो पर हटा नहीं सकते हो। आपने अच्छे से पढ़ा होगा हाई कोर्ट के जज को कौन हटा सकता है? अपनी संसद हटा सकती, 2/3 बहुमत से पारित करके कोई प्रस्ताव। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग का जो मतलब अध्यक्ष होगा या जो कमिश्नर होगा उसको हटाना बहुत मुश्किल कर दिया इन्होंने यहीं से। और एक आर्टिकल दिया कि 243I में, आई फॉर इनकम, आप याद रख सकते कि राज्य वित्त आयोग होगा। और राज्य वित्त आयोग के बारे में क्या कर दिया? पहले ये बोला कि यह संविधान संशोधन लागू होने के 1 वर्ष के अंदर पहला राज्य वित्त आयोग कौन राज्यपाल नियुक्त करेगा राज्य के लिए, और उसके बाद हर प्रति 5 वर्ष पे एक राज्य वित्त आयोग कौन करेगा? राज्यपाल नियुक्त करेगा। और वो कौन कौन से काम करेगा ये भी इसमें क्या कर दिया, बता दिया गया। और ये भी लिखा है इसमें कि अपनी द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट वह राज्यपाल को देगा और राज्यपाल इस रिपोर्ट को अपनी अनुशंसा के साथ या रिकमेंडेशन के साथ विधानमंडल में रखेगा। इतनी चीज़ तो क्या संविधान में दी, परंतु राज्य वित्त आयोग में कौन कौन होंगे, उनकी क्या योग्यता होगी, वो कहाँ कहाँ से लिए जाएंगे, उनको क्या क्या वेतन भत्ते मिलेंगे, उनका कार्यकाल क्या होगा, इन सब का उल्लेख क्या नहीं हुआ? राज्य वित्त आयोग के इस अनुच्छेद में नहीं दिया। बस इसमें ये लिख दिया गया कि राज्य सरकार विधि द्वारा क्या कर सकती है? इनकी सेवा शर्तें, नियुक्ति, वेतन भत्ते आदि क्या कर सकती है? तय कर पाएगी। तो इस टाइप के क्या क्या ये
मूल संविधान में दिया गया पंचायत के बारे में, वो प्रावधान ये थे। एक प्रावधान जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जाता है, वो भी उसमें दिया गया आर्टिकल 243A में, ग्राम सभा। और उसका वर्णन ये बताया, ग्राम सभा का प्रत्येक सदस्य, ग्राम पंचायत का प्रत्येक सदस्य जो 18 वर्ष का हो और मतदान सूची में उसका नाम हो, वह ग्राम, उन सभी को मिलाकर, उन सभी सदस्यों को मिलाकर ग्राम सभा कहलाएगी। यानी सीधी सीधी बात है, उस ग्राम पंचायत के जितने वोटर्स हैं उन सबको मिला के ग्राम सभा मानी जाएगी। और जब भी ग्राम सभा की बैठक होगी, उसमें कम से कम 1/10% लोग उपस्थित होंगे, तो ही उसकी क्या है, कोरम पूरी मानी जाएगी। कोरम मतलब कार्य करने की पद्धति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या, उसको कोरम बोलते हैं। तो कितने होंगे कुल सदस्य संख्या का, 1/10। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश जो पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम, उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए 73वें संविधान संशोधन की क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले नवीन पंचायत राज अधिनियम पारित कर त्रिस्तरीय पंचायत राज की स्थापना की, और मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश में पहला राज्य बना। ठीक, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 को 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया था, और 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया, और 25 जनवरी 1994 को लागू कर दिया गया। इसलिए मध्य प्रदेश में 25 जनवरी को प्रतिवर्ष पंचायत दिवस मनाया जाता है। आगे अधिनियम बनने के बाद 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने 15 अप्रैल 1994 को पंचायतों के चुनाव की अधिसूचना जारी की। और इसके बारे में फैक्ट देख रहे हैं, राज्यपाल द्वारा ग्राम या ग्राम समूह को ग्राम सभा के रूप में गठित किया जाएगा, जिसका प्रत्येक सदस्य वह व्यक्ति होगा जिसका नाम उस गांव की मतदाता सूची में होगा। ग्राम सभा के कम से कम 4 सम्मेलन 1 वर्ष में होना अनिवार्य। ये क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। प्रत्येक ग्राम के लिए 1000 से अधिक जनसंख्या पर 10 से 20 वार्ड सदस्यीय ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। मतलब 1000 जनसंख्या है तो 10 से 20 वार्ड उसमें हो सकते हैं। प्रत्येक विकासखंड यानी जनपद स्तर के लिए 5000 से अधिक जनसंख्या पर 25 सदस्यीय जनपद पंचायत का गठन किया जाएगा, और प्रत्येक जिले के लिए 50,000 से अधिक जनसंख्या होने पर अधिकतम 35 वार्ड वाली जिला पंचायत का गठन किया जाएगा। 1994 से पहले मध्य प्रदेश में भी द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू थी, जिला और जनपद। और विशेषताएं देखते हैं, पंचायत राज व्यवस्था में उम्मीदवार के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए, 21 वर्ष, जबकि लोकसभा और विधानसभा में कितनी है, 25 वर्ष, और विधान परिषद और हमारी राज्यसभा में कितनी है, 30 वर्ष। 26 जनवरी 2001 से मध्य प्रदेश ने क्या किया, ग्राम स्वराज व्यवस्था को भी लागू किया। इसलिए वो जो एक्ट था 93 में जो लागू किया था 94 में, उसका नाम रख दिया पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993। समझ गए होंगे। सभी पंचायतों का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष होगा, जो तो मूल संविधान में दिया है, जब तक समय से पूर्व किसी पंचायत को विधिक प्रक्रिया द्वारा विघटित न कर दिया जाए। विघटित होने की दशा में 6 माह के अंदर चुनाव करना अनिवार्य होगा। पंचायत के निष्पक्ष और समय पर चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया, जिसका अध्यक्ष श्री NV लोहानी नियुक्त किए गए। पहले अपारे कौन थे, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, NV लोहानी, जो मध्य प्रदेश के थे। मैं आपको राज्य वित्त आयोग और राज्य चुनाव आयोग सेपरेटली अच्छे से पढ़ाऊंगा। ग्राम सभा क्या होगी, ग्राम सभा शासन द्वारा सामान्यतः 1000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम या ग्रामों के समूह के लिए स्थापित की जाएगी। ग्राम सभा में गांव क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल सभी मतदाता होंगे। ग्राम पंचायत के सरपंच और उपसरपंच ग्राम सभा के क्रमशः पदेन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। ग्राम सभा का सम्मेलन वर्ष में 4 बार सचिव द्वारा बुलाया जाएगा। 1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर 30 दिन के अंदर विशेष सम्मेलन भी बुलाया जा सकता है। ग्राम सभा सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच करेंगे, और सरपंच की अनुपस्थिति में कौन करेगा, उप सरपंच करेंगे। अब हम मध्य प्रदेश में पंचायत राज का वो देख ले रहे हैं कि चुनाव कैसे होते हैं। तो मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू कौन कौन सा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। मैं आपको बता दूं कि केवल जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये बताया था कि राज्य चुनाव आयोग होगा, परंतु ये नहीं बोला होगा, ये नहीं बताया था कि चुनाव कैसे होगा। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया, एक चुनाव आयोग के लिए एक अलग से अधिनियम बनाया 1994 में। मैं आपको उसके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा। और उसमें ये प्रावधान किया कि 3 तरह से चुनाव होंगे, कौन कौन से, सरपंच के, पंच के एक तरफ, दूसरा जनपद के, और तीसरे जिला पंचायत के। और उन्होंने ये प्रावधान किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर जो सरपंच होगा वो डायरेक्ट चुना जाएगा, मतलब जनता सीधे सरपंच के नाम से वोट डालेगी।
और पंच भी यहाँ के क्या होंगे, डायरेक्ट चुने जाएंगे। गांव के वयस्क मतदाता इन दोनों का सीधा सीधा वोट डालेंगे। और एक प्रावधान ये भी किया कि अगर सरपंच को ग्राम पंचायत के लोग हटाना चाहते हैं तो जो पंच हैं, अगर वो 3/4 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सरपंच हट जाएगा। जनपद स्तर का उन्होंने ये प्रावधान किया पंचायत राज में, मध्य प्रदेश में, कि जनपद अध्यक्ष जो होगा वो सदस्यों के बीच में से ही चुना जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। पर जो जनपद के सदस्य होंगे वो क्या होंगे, सीधे या डायरेक्ट रूप से जनता के बीच में से चुने जाएंगे। मान लो किसी जनपद में 25 वार्ड हैं तो 25 सदस्य क्या होंगे, चुन के आएंगे। किससे, जनता उनके लिए सीधा वोट डालेगी और वो 25 में से जो चुन चुन के आएंगे वो 25 अपने बीच में से कोई अध्यक्ष और कोई उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। मतलब इनडायरेक्ट चुनाव होगा किसका, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, पर सदस्य का कैसा होगा, जनपद सदस्य का डायरेक्ट। और ये 3/4 बहुमत से सारे जनपद सदस्य यदि प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो जनपद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। जिला पंचायत में भी सीधा सीधा है। जिला पंचायत अध्यक्ष इनडायरेक्टली चुन के आएगा अपने जिला पंचायत सदस्यों के बीच में से, और सदस्य डायरेक्ट चुन के आएंगे जनता के बीच में से। और अगर सदस्य 3/4 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और इनका कार्यकाल क्या होगा, ये तो पहले ही संविधान में लिख दिया, कितना, 5 वर्ष के लिए होगा। और ग्राम सभा के बारे में आपको पता ही है, ये लिखा है। तो ये था पूरा मैटर पंचायत राज अधिनियम का। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।